दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 2 फरवरी 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि कल मोदी सरकार आम बजट 2022-23 पेश किया, इसी से रिलेटेड आज आपको ज्यादातर खबरें मिलेगी। जी हां, तो आज सबसे पहले बात करते हैं कि देश में बेरोजगारी के आंकड़े से घबराई मोदी सरकार ने आम बजट में सबसे ज्यादा फोकस युवाओं के ऊपर किया है। मोदी सरकार के एजेंडे में रोजगार अब शायद सबसे ऊपर है, इसीलिए निर्मला सीतारमण जिस वक्त बजट पेश कर रही थी उन्होंने नौकरियों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट भाषण पढ़ते हुए बताया है कि देश के अंदर रोजगार के नए अवसर मुहैया कराए जाएंगे। इसके लिए 60 लाख नौकरियों को सृजित करने का फैसला किया गया है। आम बजट में नौकरियों के सृजन के लिए 2 साल के आधार बनाए गए हैं। पहली पॉलिसी मेक इन इंडिया की है, जो मेक इन इंडिया के तहत नए नौकरियों को देने का वादा किया गया है, जबकि दूसरी पॉलिसी आत्मनिर्भर भारत की है। सरकार ने ऐलान किया है कि आत्मनिर्भर भारत के तहत देश में 60 लाख नए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे और युवाओं को नौकरी मिलेगी। सरकार ने अपने बजट में यह संकल्प दिखाने की कोशिश की है कि उसके एजेंडे में सबसे आगे युवा, किसान और महिलाएं हैं। हालांकि रोजगार को लेकर सरकार का जो विजन है उसमें कहा गया है कि अगले 5 साल में 30 लाख नौकरियां उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद आगे रोजगार को लेकर नए अवसर और बनाए जाएंगे। सरकार ने रोजगार को लेकर बजट में घोषणा तो कर दी, लेकिन इसका मॉडल क्या होगा इसको लेकर कोई स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में खुलेआम नकली सरसों तेल का कारोबार हो रहा है। यह 2 करोड़ रुपए का नकली सरसों तेल पकड़ा गया है। जहां ये पकड़ा गया है बिहार के गोपालगंज में, जहां गोपालगंज में 2 करोड़ का नकली सरसों तेल बरामद किया गया है। देर रात तक चली छापेमारी में पता चला है कि 2 माह से मां सरस्वती इंटरप्राइजेस के नाम से राइस ब्रांड तेल फैक्ट्री चल रही थी। जहां यहां पश्चिम बंगाल और राजस्थान से टैंकर से तेल मंगाकर गैलेंटीन और बोतल में पैकिंग और रिफाइनिंग की जाती थी। इस पर कई ब्रांडों के रेपर लगा हुआ गोपालगंज, सिवान और इसके आसपास के बाजारों के दुकानदारों को आपूर्ति की जाती थी। स्थानीय दुकानदार तेल को 80 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीद करके 180 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचते थे। आपको बता दूं कि शनिवार को फैक्ट्री सील करने के बाद रविवार को पुलिस और अफसरों की टीम ने छानबीन की तो फिर इसका खुलासा हुआ। जब फैक्ट्री के अंदर 1000 लीटर के बनाई गई 10 टैंकी मिले, इनमें बाहर से तेल मंगाकर स्टॉक किया जाता था। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में सरस्वती पूजा को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दिया गया है। जब कोरोना को देखते हुए सरस्वती पूजा के दौरान जुलूस और डीजे पर रोक रहेगी, लेकिन व्यक्तिगत पूजा करने पर कोई भी प्रतिबंध नहीं रहेगा। राज्य प्रशासन ने लोगों से यथासंभव अपने अपने घरों में ही पूजा करने और फिर सामूहिक पूजा के दौरान भीड़ भाड़ नहीं करने की अपील की है। जानकारी दी गई है कि 6 फरवरी तक धार्मिक स्थल और स्कूल कॉलेज बंद है, इसलिए धार्मिक स्थलों पर सार्वजनिक रूप से पूजा की अनुमति नहीं होगी। यह धार्मिक स्थल पर मात्र आंतरिक पूजा ही पुजारी द्वारा की जा सकती है। स्कूल कॉलेज 6 फरवरी तक बंद है और इंटर की परीक्षा भी हो रही है, इसलिए स्कूल कॉलेजों में पूजा की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति विसर्जन को लेकर भी सख्त गाइडलाइंस जारी किया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि फरवरी के बसंती मौसम में सामान्य से कुछ ज़्यादा ही ठंड के आसार हैं। मौसम विभाग के 3 हफ्ते के पूर्वानुमान के मुताबिक माह के शुरुआत 3 हफ्ते तक बिहार में रात और दिन का तापमान सामान्य से कम रहेगा। दरअसल 4 और 5 फरवरी को पूरे बिहार में अच्छी खासी बरसात आने के आसार हैं, यानी कि 4-5 फरवरी को बिहार में बारिश होगी। इसी वजह से पछुआ हवा एक बार फिर से जोर पकड़ेगी, जिसकी वजह से फरवरी में सामान्य तौर पर महसूस होने वाली ठंड कुछ ज़्यादा महसूस होगी। जी हाँ, दरअसल पछुआ हवा का प्रभाव लगातार फरवरी में भी बने रहने का पूर्वानुमान है। इधर फरवरी महीने में 1 से 3 फरवरी तक उत्तर बिहार में मध्यम से घना कोहरा बनने के आसार बन गए हैं। दक्षिण बिहार में मौसम में कुछ राहत का पूर्वानुमान है। हालांकि न्यूनतम पारा अभी भी सामान्य से कम बना हुआ है। हालांकि बिहार में पछुआ हवा कुछ कम रफ्तार से समुद्र सतह से 1.5 किलोमीटर ऊपर तक चल रही है। मंगलवार को उत्तर बिहार में कोल्ड डे की स्थिति बनी, विशेष करके मोतिहारी, सुपौल और पूर्णिया में शीत दिवस की स्थिति दर्ज की गई। अररिया बिहार में सबसे ठंडा जिला रहा, जहां न्यूनतम तापमान 6.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में नौकरी करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए राजधानी पटना से अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के सरकारी कर्मचारियों और फिर अधिकारियों को फरवरी महीने में प्रमोशन दिया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। खबर के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बिहार में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को प्रमोशन देने की प्रक्रिया की जा रही है। इसके लिए बैठक भी किया जा चुका है। साथ ही साथ सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों से डेटा मांगा है। बिहार के सरकारी कर्मचारी लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे। सरकारी कर्मचारियों को अप्रैल 2019 में प्रमोशन पर लाभ नहीं मिल रहा था। दोस्तों बात करते हैं कि पटना, बेगूसराय, मुंगेर, सीवान, सुपौल सहित किसी भी जिले में रहने वाले लोग जल्द से जल्द ई श्रम कार्ड बनवा लें। इस कार्ड की मदद से आपको कई तरह की सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। साथ ही साथ 2 लाख रुपए तक मुफ्त में बीमा भी दिया जाएगा। खबर के अनुसार ई श्रम कार्ड केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही एक ऐसी योजना है जिस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का डेटा तैयार किया जा रहा है ताकि इन्हें किसी भी योजनाओं का लाभ सीधा पहुंचाया जा सके। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस योजना का लाभ किसे मिलेगा। वैसे लोग जो रिक्शा चालक है, वेल्डिंग वर्कर, मजदूर, ईंट भट्टा मजदूर, कुली, ठेला लगाने वाला, हॉकर, नर्स, वार्ड बॉय, चाय वाला, मूर्तिकार, पंचर बनाने वाला, दुकान के क्लर्क, सफाई कर्मचारी, गार्ड, ब्यूटी पार्लर वर्कर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, मछुआरा, नाई, मोची, दर्जी, बढ़ई, खदान मजदूर, सेल्समैन, हेल्पर, ऑटो ड्राइवर, डेयरी वाले, मंदिर के पुजारी आदि का काम करते हैं तो फिर आप ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं जिससे आपको काफी फायदा मिलेगा। अब ये भी बात करते हैं कि इसमें आखिर फायदा क्या मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा। तो अगर किसी हादसे में ये लोग शारीरिक रूप से विकलांग हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में सरकार आर्थिक मदद के रूप में 2 लाख रुपए देती है। साथ ही साथ उन्हें कई तरह से योजनाओं का लाभ भी दिया जाता है। तो आपके भी मन में सवाल उठ रहा होगा कि हम इसके लिए अप्लाई कैसे करेंगे। तो हम आपको बता दें कि आप आधिकारिक वेबसाइट ishram.gov.in पर जाएं और ऑनलाइन के द्वारा आवेदन करें। आवेदन के लिए आपके पास आधार कार्ड, बैंक खाता और मोबाइल नंबर होना चाहिए ही चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया आम बजट बेहद ही निराश करने वाला है। खासकर देश के युवा पीढ़ी को रोजगार देने के लिए कोई ऐसा मॉडल नहीं बताया गया है जिसके तहत वे रोजगार देने की बात कर रहे हैं। यह कहना मेरा नहीं बल्कि आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव का है। जब देश के आम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए शक्ति सिंह यादव ने कहा कि जिस मेक इन इंडिया के तहत वे घोषणाएं करते हैं उनमें बिहार के लिए कुछ नहीं है, यहाँ के युवाओं के लिए कुछ नहीं है। यह पूरी तरीके से बिहार जैसे गरीब राज्यों को देखा किया गया है। राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि चुनाव के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि जब उनकी सरकार बनेगी तो फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का काम किया जाएगा। इसी तरह उन्होंने ये घोषणा की थी कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दी जाएगी, लेकिन मोदी सरकार की यह घोषणाएं सिर्फ जुमला बनकर रह गई है। शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि बजट में ऐसी कोई भी घोषणा नहीं की गई है जिसका गरीबों और फिर आम लोगों को फायदा हो। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में केंद्रीय बजट 2022-23 पेश कर दिया है। इस दौरान उन्होंने देश में एक डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना और फिर देश में 1 क्लास 1 टीवी चैनल सिस्टम लागू करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 के दौरान शैक्षणिक संस्थानों के बंद होने के कारण देश में बड़ी संख्या में बच्चों को नुकसान हुआ है, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के बच्चों की लगभग 2 साल की औपचारिक शिक्षा प्रभावित हुई है। देश में 1 क्लास 1 टीवी चैनल सिस्टम लागू होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार औपचारिक शिक्षा के नुकसान की भरपाई के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। ऐसे में बच्चों को पूरक शिक्षा प्रदान करने के लिए देश में 1 क्लास 1 टीवी चैनल सिस्टम लागू किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि पटना से लूट की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हाँ, बेखौफ लुटेरों ने बैंक में पैसा जमा करने जा रही पटना के माल सलामी की चटुकिया बाजार की रहने वाली 65 वर्षीय महिला गिरिजा देवी से फायरिंग करके 17 लाख रुपए लूट लिए। यह घटना सोमवार की दोपहर 1 बजे माल सलामी थाना इलाके के भैंसा टोला में घटी है। इधर जब तफ्तीश करने पहुंची पुलिस ने इस घटना की छानबीन की तो फिर पता चला है कि बहू बेटी ने भी मिलकर के महिला के साथ लूटपाट की साजिश रची। यह दोनों ने अपराधियों को बुलवाया और फिर महिला के साथ लूटपाट करवा दी। यह पुलिस ने इस मामले में आरोपित बहू शोभा रानी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 65 वर्षीय महिला का बेटा फरार है। इस कांड में शामिल अन्य अपराधियों की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। बताया गया है कि लुटेरों के पकड़े जाने के बाद ही रुपयों की बरामदगी होगी।
दोस्तों बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इन दिनों 9 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा है। यह सोमवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से अपना रुख साफ न करने पर नाराजगी जताई है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर 7,500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दरअसल इस मामले में केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए 2 और सप्ताह का समय मांगा था। जहां कोर्ट द्वारा वक्त दिए जाने के बावजूद भी केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल नहीं किया। इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के पुराने फैसले का हवाला देते हुए केंद्र की बजाय राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान करके आंकड़े तैयार करने और फिर उसी के मुताबिक दिशा निर्देश बनाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। यह सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई इस याचिका में कहा गया है कि देश के 9 राज्य ऐसे हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक है, लेकिन उन्हें इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। याचिका में लद्दाख, मिजोरम, लक्षद्वीप, कश्मीर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब और मणिपुर राज्यों का जिक्र किया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि साइबर क्राइम तेजी के साथ बढ़ रहा है। इसके पीछे तमाम ऐसे लोग हैं जो पैसों के लिए फर्जी आधार कार्ड तैयार करने से लेकर के जाली कागजात के जरिए सिम एक्टिवेट करते हैं और साइबर अपराधी को बेचते हैं। ऐसे लोग इंटरनेट के जरिए ठगी करने वाले जालसाजों को फर्जी एटीएम एक्टिवेट मोबाइल सिम की सप्लाई भी कर रहे हैं। झारखंड और बिहार के गिरोह को ऐसे सिम यूपी से सप्लाई किए जा रहे हैं। पिछले दिनों प्रयागराज पुलिस ने सीतापुर और लखनऊ जनपद के 3 लोगों को गिरफ्तार करके ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया। तो पता चला है कि साइबर क्राइम के साथ ही आखिर कैसे ये फर्जीवाड़ा अंजाम दे रहे हैं। ज्यादा गंभीर बात यह है कि इस गिरोह से टेलीकॉम कंपनी के लिए काम करने वाले युवक भी जुड़े हैं। सच तो यह है कि ये टेलीकॉम कंपनी के सेल्स से जुड़े लोग ही फर्जीवाड़ा में सहयोग बने हुए हैं, जिसकी वजह से झारखंड के जामताड़ा से लेकर के बिहार और बंगाल में बैठे सातिर जालसाज देश भर के लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं और आपकी जेब खाली कर रहे हैं। तो आप सावधान रहें, सतर्क रहें। जब किसी को भी अपना आधार कार्ड और मोबाइल सिम बिल्कुल भी ना देने, तो फिर आपके साथ भी ऐसा फर्जीवाड़ा हो सकता है, आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि देश के लखीसराय में श्राद्ध कार्यक्रम का भोज खाकर के दर्जनों लोगों की तबीयत बिगड़ गई। यह घटना लखीसराय के रामगढ़ चौक प्रखंड की खरगवारा गांव की है। बताया जा रहा है कि भोज खाने के बाद लोगों को उल्टी दस्त शुरू हो गई, जिसके बाद उन्हें ग्रामीण चिकित्सक के इलाज करवाया गया, मगर बीमार लोगों की संख्या बढ़ते जाने से हरकत मच गया है। जब बीमार लोगों को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। मिली जानकारी के मुताबिक गाँव के रहने वाले रामचरित्र यादव के घर में श्राद्ध कार्यक्रम का भोज था। जहाँ ग्रामीणों ने भोज में शामिल होकर के चावल, दाल और सब्जी खाई थी, मगर भोज खाने के बाद कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें उल्टी होने लगी। पीड़ित कई लोगों ने बताया है कि खरगवारा गांव में रामचरित्र यादव के घर श्राद्ध कार्यक्रम का भोज था। भोज में खाने के कुछ देर बाद उन्हें अचानक उल्टियां शुरू हो गई। सदर अस्पताल के डॉक्टर अश्विनी कुमार ने कहा है कि जहरीली भोजन खाने से लोग बीमार हुए हैं, लेकिन इलाज के बाद अब सभी की स्थिति सामान्य है। दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर अब जेडीयू ने अपनी रणनीति बदल दी है। अब सीएम नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह भी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगे। जहां पहले ये दोनों नेता प्रचार के लिए नहीं जाने वाले थे। स्टार प्रचारक की पहली लिस्ट से आरसीपी सिंह का नाम गायब था, लेकिन अब स्टार प्रचारकों की जो नई लिस्ट जारी की गई है उसमें नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह दोनों का नाम शामिल है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के बेगूसराय से एक अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बेगूसराय के एक छात्र ने दुनिया की सबसे बड़ी सर्च इंजन कंपनी में एक गलती निकाली है। गूगल ने भी अपनी इस गलती को माना है तथा इस छात्र को लाखों रुपए इनाम देने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि गूगल में इस गलती को निकालने का ये कारनामा बेगूसराय के छात्र ऋतुराज चौधरी ने किया है। ऋतुराज चौधरी फिलहाल IIT मणिपुर में बीटेक द्वितीय वर्ष के छात्र हैं तथा साइबर सिक्योरिटी विषय पर अलग से शोध कर रहे हैं, यानी कि रिसर्च कर रहे हैं। उन्होंने गूगल को बताया है कि उसकी साइट में बड़ी चूक है और इसका फायदा कोई भी ब्लैक हैट हैकर उठा सकता है। उन्होंने इसके लिए गूगल को रिपोर्ट की थी। गूगल ने इस बेगूसराय के छात्र का नाम अपने रिसर्चर की सूची में डालते हुए उसे गूगल हॉल ऑफ फेम अवार्ड से नवाजा है। आपको बता दूं कि ऋतुराज बेगूसराय शहर के सब्जी मंडी रोड मुंगेरी राज निवासी राकेश कुमार चौधरी और फिर सुनीता जायसवाल के पुत्र हैं। इनके पिता एक आभूषण व्यवसायी हैं। ऋतुराज चौधरी को कंपनी की ओर से यानी कि गूगल की ओर से $31,000 से अधिक का इनाम मिलेगा।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में बीजेपी के साथ सत्ता में शामिल जेडीयू का कौन नेता सही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या फिर उनकी पार्टी के दूसरे नेता। नीतीश कुमार ने संसद में कल पेश हुए आम बजट की तारीफों के पुल बांधे हैं, जब वहीं उनकी ही पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने इसे बिहार के लिए निराशाजनक करार दे दिया है। आम बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि केंद्र सरकार ने अपने बजट में देश में विकास की गति को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। ऐसे सराहनीय और संतुलित बजट पेश करने के लिए केंद्र सरकार को बधाई। नीतीश कुमार ने कहा है कि केंद्र सरकार ने गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर के स्ट्रेच में प्राकृतिक खेती का कॉरिडोर विकसित करने का फैसला किया है। यह फैसला सराहनीय है। धान और गेहूं की सरकारी खरीद को बढ़ाने के फैसले से किसानों को काफी लाभ मिलेगा। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 80 लाख घर बनाने के फैसले से गरीबों को काफी फायदा होगा। नीतीश कुमार ने कहा है कि केंद्रीय करों में राज्यों को ज्यादा हिस्सा देने के फैसले से राज्य सरकार की परेशानियां कम होगी और उन्हें ज्यादा से ज्यादा पैसा मिलेगा। ये तो था केंद्रीय बजट पर बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार की राय। लेकिन अब उन्हीं की पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का बयान सुन लीजिए। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि केंद्र सरकार का बजट विकसित राज्यों के लिए अच्छा और प्रशंसनीय है, लेकिन बिहार जैसे पिछड़े गरीब राज्यों की नजर से ये बजट निराशाजनक है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाना गलत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत सभी पार्टियों के लोग बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की मांग कर रहे थे। जब बजट में इस मांग को नहीं पूरा किया गया, इसीलिए ये निराशाजनक है। दोस्तों बात करते हैं कि 73वां गणतंत्र दिवस कई मायने में अलग था। राजपथ पर परेड में वायुसेना की झांकी निकाली गई। राफेल लड़ाकू विमान की पहली भारतीय महिला पायलट शिवांगी सिंह ने भी इसमें हिस्सा लिया। शिवांगी वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनने वाली दूसरी महिला लड़ाकू विमान पायलट है। शिवांगी से पहले पिछले साल फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनने वाली देश की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट थी। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की निवासी 24 वर्षीय शिवांगी को सोमवार को नौसेना की ओर से कोच्चि लेवल बेस पर विंग्स प्रदान किया गया। इसके साथ ही वे भारतीय नौसेना में देश की पहली महिला पायलट बन गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से आयोजित इंटर यानी कि 12वीं की परीक्षा के पहले ही दिन प्रश्न पत्र सुबह से ही इंटरनेट पर वायरल हो गया था। कल अलग अलग जिलों से ऐसी तस्वीरें आई जहां परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में प्रवेश से ठीक पहले तक मोबाइल पर वायरल प्रश्न पत्र को देखते और फिर किताबों से उनका उत्तर ढूंढते नजर आए। आपको बता दें कि बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने परीक्षा के पूरी तरह कदाचार मुक्त होने का दावा किया है। आपको बता दें कि इस बार वायरल हो रहे प्रश्न पत्रों की सत्यता की पुष्टि कहीं से नहीं हो सकी है। इसीलिए परीक्षार्थियों को चाहिए कि अपना फोकस पूरी तरीके से कदाचार मुक्त परीक्षा पर रखें। अगर किसी हालात में सही प्रश्न पत्र वायरल हो भी जाता है तो फिर बोर्ड की ऐसी स्थिति में परीक्षा को कैंसिल कर सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में बुलेट ट्रेन चलाने के लिए नई पटरियां बिछाई जाने वाली है। इसके लिए सर्वे कार्य भी जारी है। इसमें यह तय होगा कि पटना रूट से हावड़ा जाएगी या फिर गया रूट से। लेकिन इतना तो तय है कि इस परियोजना के आने से बिहार में विकास को और गति मिलेगी। इसी क्रम में बिहार में रेलवे के लिए एक नई उपलब्धि जुड़ने वाली है। दरअसल भारतीय रेलवे ट्रेनों को सोलर एनर्जी से चलाने की तैयारी कर रहा है। भारतीय रेलवे ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत मध्य प्रदेश के बिना में सोलर पावर प्लांट लगाया है। बताया जा रहा है कि सबसे पहले सौर ऊर्जा से हावड़ा से बिहार होते हुए नई दिल्ली रूट पर ट्रेन का परिचालन शुरू किया जाएगा। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में इस योजना के जमीन चिन्हित करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। यहां आपको यह भी बता दूं कि रेलवे ट्रैक के किनारे पड़े खाली जमीनों में रेलवे सौर ऊर्जा के लिए सोलर प्लांट स्थापित करेगा। ये पूरा कार्य निजी कंपनी द्वारा कराई जाएगी। आपको बता दूं कि अभी के समय में भारतीय रेलवे में तमाम नए प्रयोग हो रहे हैं। ऐसे में अब हाल ही में भारतीय रेलवे ने इस दिशा में बड़ा प्रयोग किया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री बनने का सपना संजोए बैठे तेजस्वी यादव को कांग्रेस ने बड़ा झटका दिया है। जहां कांग्रेस ने यह साफ कर दिया है कि अब तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने की सारी संभावनाएं लगभग समाप्त हो गई है। ये बातें कांग्रेस के नेता अनिल शर्मा की तरफ से कही गई है। अनिल शर्मा ने अपने ट्वीट में दावा किया है कि अगर आरजेडी समझती है कि वे उनके बगैर एमएलसी चुनाव में जीत हासिल कर लेगी तो ये बड़ी भूल है। हमारे बगैर उनकी हार निश्चित है। कांग्रेस नेता ने लिखा है कि कांग्रेस के बिना आरजेडी चुनाव लड़ेगी तो 2021 के विधानसभा उपचुनाव, 2009 के संसदीय चुनाव और 2010 की विधानसभा चुनाव की तरह ही हार होगी।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की इंटर वार्षिक परीक्षा मंगलवार को प्रारंभ हो गई है। राज्य भर में इसके 1471 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा में 13,45,939 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया है कि कदाचार रोकने के लिए हर केंद्र पर कैमरे लगाए गए हैं। केंद्र के अंदर और बाहर वीडियोग्राफी कराई जाएगी। केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया जा चुका है। जिला अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक अपने जिले में भ्रमणशील रहेंगे। परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू रहेगी। उस क्षेत्र में कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। केंद्र पर त्रिस्तरीय मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। इसके लिए जोनल, सब जोनल एवं सुपर जोनल स्तर पर तैनाती की गई है। इंटर की परीक्षा 14 फरवरी तक चलेगी। दोस्तों बात करते हैं कि एक्टर, सिंगर और पॉलिटिशियन मनोज तिवारी का कल जन्मदिन था। जब भोजपुरी एक्टर और सिंगर मनोज तिवारी का जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने अपना कैरियर सिंगर के रूप में शुरू किया था और फिर अभिनय के क्षेत्र में प्रवेश किया। जहां गायकी और एक्टिंग के बाद मनोज तिवारी राजनीति में नाम बना रहे हैं और अब वह भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं और वे सांसद भी हैं। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए मनोज तिवारी ने बहुत स्ट्रगल किया है। तो चलिए जानते हैं उनके जीवन के बारे में कुछ अहम बातें। मनोज तिवारी ने साल 2004 में फिल्म ससुरा बड़ा पैसा वाला से भोजपुरी इंडस्ट्री में डेब्यू किया था। जब उनकी ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई और मनोज तिवारी को घर घर में पहचान मिली। जब मनोज तिवारी ने साल 2009 में समाजवादी पार्टी की टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा था और यहीं से उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी। हालांकि मनोज तिवारी उस समय के गोरखपुर सांसद और वर्तमान के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये चुनाव हार गए थे। फिर मनोज तिवारी ने साल 2013 में समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर भाजपा में शामिल होने का फैसला किया। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में पूर्वी दिल्ली से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत भी गए। मनोज तिवारी 2010 में फेमस रियलिटी टीवी शो बिग बॉस में भी एक कंटेस्टेंट थे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में पुरानी अनफिट गाड़ियों को नष्ट करने के लिए कबाड़ केंद्र खोले जाएंगे। राज्य कैबिनेट के द्वारा स्क्रैप पॉलिसी की स्वीकृति के बाद इस दिशा में कार्रवाई शुरू हो गई है। इन कबाड़ केंद्र पर गाड़ियों को नष्ट करने के पहले उनकी पुलिस के स्तर पर जांच की जाएगी। अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के दस्तावेज से स्क्रैप की जाने वाली गाड़ियों के नंबर का मिलान किया जाएगा। ये देखा जाएगा कि कहीं चोरी की गाड़ी को कबाड़ में नष्ट तो नहीं किया जा रहा है। इसके लिए गाड़ी मालिकों को गाड़ी की ऑनर बुक के साथ खुद अभी शपथ पत्र भी देना होगा कि नष्ट होने वाली गाड़ी उनकी हुई है। कबाड़ केंद्र खोलने के लिए परिवहन विभाग की ओर से जल्द ही आवेदन आमंत्रित किया जाएगा। कबाड़ केंद्र चलाने की जिम्मेदारी देने के साथ ही विभाग ये सुनिश्चित करेगा कि गाड़ियों के नष्ट होने की प्रक्रिया पारदर्शी हो। सूत्रों के अनुसार कबाड़ केंद्र खोलने वालों से 1 लाख निबंधन शुल्क तो 10 लाख की बैक गारंटी भी ली जाएगी। कबाड़ केंद्र खोलने की मंजूरी 10 वर्षों के लिए दी जाएगी, जिसके बाद से अगले 10 साल के लिए कराई जा सकेगी। जिन गाड़ियों को कबाड़ केंद्र में नष्ट किया जाएगा उसका रिकॉर्ड कम से कम 6 माह तक सुरक्षित रखा जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल बजट 2022 पेश कर दिया है। इस बजट से आम से लेकर खास तक को उम्मीद थी। हालांकि केंद्र सरकार ने बजट में हर वर्ग और क्षेत्र के लोगों को राहत देने की कोशिश की गई है। हर साल पेश होने वाली केंद्रीय बजट पर अक्सर लोगों की नजरें महंगी और सस्ती हुई चीजों पर रहता है। जब कोरोना संकट और बढ़ती महंगाई के इस दौर में देश की जनता को मोदी सरकार से बजट में राहत की उम्मीद थी। तो आइए जानते हैं कि केंद्र सरकार ने बजट में क्या सस्ता और फिर क्या महंगा किया है। तो केंद्र सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स में बड़ी राहत दी है। बजट 2022 में इसे 18% से घटा करके 15% कर दिया है। इसके अलावा कॉर्पोरेटिव रिचार्ज 12% से घटा करके 7% किया जाएगा। वहीं क्रिप्टो करेंसी निवेशकों को बड़ा झटका दिया है। केंद्र सरकार ने डिजिटल करेंसी से होने वाली कमाई पर 30% का टैक्स लगाने का ऐलान किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स पर लगने वाले टैक्स में छूट मिलेगी। इसका मतलब है कि घरेलू इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने का इंतजार कर रहे लोगों को कीमतों से थोड़ी राहत मिलेगी। बजट 2022 में महिलाओं और शादी के लिए आभूषण खरीदने वालों को राहत दी गई है। केंद्र सरकार ने रत्न और आभूषण पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 5% कर दिया है। जहां सिंपली सोन्ड डायमंड पर अब कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगा। हालांकि नकली गहनों पर कस्टम ड्यूटी 400 रुपये प्रति किलो रहेगी, ताकि इसके आयात को कम किया जा सके। इससे नकली गहनों की कीमतों में इजाफा हो सकता है। इसके अलावा खेती से जुड़े सामानों को सस्ता किया जाएगा। वहीं स्टील के स्क्रैप पर कस्टम
ड्यूटी एक और साल के लिए बढ़ाई जा रही है। इसके अलावा विदेशों से आने वाले मशीनें पहले के मुकाबले और सस्ती मिलेगी। जहां केंद्र सरकार ने हवाई ईंधन की कीमतों में इजाफा किया है, इससे आने वाले दिनों में हवाई यात्रा और महंगी हो सकता है। जहां इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने एयर फ्यूल के दाम में 8.5% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। जब बजट में बताया गया है कि कपड़ा और चमड़े का सामान सस्ता होगा, जब पैकेजिंग के डिब्बे, मोबाइल फोन और चार्जर भी सस्ते होंगे। इसके अलावा ट्रांसफार्मर आदि पर भी कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है ताकि घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा सके। केंद्र सरकार ने इस बार बारिश से बचने के लिए आम जनता से थोड़ा और खर्च करने का मन बनाया है। जब छतरियां अब से महंगी हो जाएगी क्योंकि सरकार ने इन पर टैक्स को बढ़ाकर के 20% कर दिया है। दोस्तों अब बात करते हैं कि आम बजट 2022-23 को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तंज कसा है। उन्होंने बजट के बहाने मोदी सरकार को अनोखे अंदाज में 0 नंबर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मंगलवार को संसद में बजट पेश करने के बाद राहुल गांधी ने इसे मोदी सरकार का 0 बजट करार दिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि मोदी सरकार का 0 सम बजट वेतनभोगी वर्ग, मध्यम वर्ग, गरीब और वंचित, युवा, किसान, एसएमई के लिए कुछ भी नहीं। राहुल गांधी का ये ट्वीट इंग्लिश में किया गया है, जिसमें राहुल गांधी ने मोदी के ओ के बदले 0 लगा दिया है, यह 0 नंबर बना दिया है। जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मंगलवार को संसद में बजट पेश करने के बाद राहुल गांधी ने इसे मोदी सरकार का 0 बजट पेश कर दिया है। इसी तरह गवर्नमेंट शब्द में भी ओ के बदले 0 लिखा गया। यह 0 में भी जो ओ है उस ओ को हटा करके यहाँ भी 0 लगा दिया गया। जी हाँ, 0 लिख करके मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने लिखा है कि मोदी गवर्नमेंट 0 सम बजट। आप भी स्क्रीन पर उसकी तस्वीर देख सकते हैं जिसमें लिखा गया है। दोस्तों अब बात करते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को पूरा करने में पूरे देश में बिहार तीसरे स्थान पर आ गया है। देश में इस योजना को पूरा करने का औसत 78% है, जबकि बिहार में ये 88% है। इस योजना के तहत अब तक 13,199 आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिसमें 8,753 पूरे हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण तथा मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना की समीक्षा की। इस बैठक में उन्हें ये जानकारी दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण तथा मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के काम में तेजी लाएं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जिन लाभार्थियों के आवास स्वीकृत हो चुके हैं और अगर उनके पास जमीन नहीं है तो फिर ऐसी स्थिति में उन्हें मुख्यमंत्री वासस्थल क्रय सहायता योजना का लाभ दिया जाए। इस योजना के तहत 60,000 रुपये की राशि जमीन खरीदने के लिए दी जा रही है। योजना का लाभ अधिक से अधिक लोग उठा सके, इसका प्रचार प्रसार किया जाए। ये आकलन कराएं कि योग्य लाभुक इससे वंचित नहीं रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जमीनी स्तर पर इस योजना की समीक्षा होती रहे। उद्देश्य यह है कि सभी लाभुकों का आवास बनना चाहिए, कोई भी छूटे नहीं। जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत सार्वजनिक पोखर आहार पैन को अतिक्रमण मुक्त करने के क्रम में भी जो परिवार आश्रयहीन हो गए हैं उन्हें भी जल्द आवास योजना तथा मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना का लाभ दिया जाए। दोस्तों अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आज से 9 दिनों बाद पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। इससे पहले राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग जारी है। बीजेपी समाजवादी पार्टी पर अपराधियों को टिकट देने का आरोप लगा रही है। वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि सत्तारूढ़ दल ने खुद करीब 100 दागी छवि वाले उम्मीदवारों को टिकट दिया है। इन सब के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें वे कह रहे हैं कि ये जो गर्मी अभी कैराना और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह पर दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगा 10 मार्च के बाद। गर्मी कैसे शांत होगी ये तो मैं मई और जून में भी शिमला बना देता हूं। हापुड़ में 30 जनवरी को आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह बयान दिया था, जहां उनका इशारा नाहिद हसन की तरफ था। सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर विपक्ष दलों ने निशाना साधा है। वहीं आम लोगों की राय जानने के लिए एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने सर्वे किया है। स्नैप पोल में सी वोटर ने लोगों से पूछा कि गर्मी शांत करने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ के भाषण को कैसे देखते हैं। इसके जवाब में 36% लोगों ने कहा है कि हाँ, सीएम योगी आदित्यनाथ ने सही कहा है। वहीं 53% लोगों ने कहा है कि गलत बयान दिया है। आप आगे भी इस छोटी सी क्लिप को देखिए। एक गर्मी जो अभी कैराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद, क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं।
दोस्तों बात करते हैं कि राज्य भर के 149 सरकारी ITI को अत्याधुनिक सुविधाओं से लेस करने और फिर छात्रों को बेहतर रोजगार से जोड़ने के लिए सोमवार को श्रम संसाधन विभाग ने टाटा टेक्नोलॉजी से समझौता किया है। यह श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा ने कहा है कि ITI छात्रों को बेहतर मानव बल के रूप में तैयार करने के लिए नए कोर्स को लाया गया है। इस समझौते के बाद सरकारी ITI में पढ़ाई करने वाले छात्र देश दुनिया में आज की तकनीक के आधार पर रोजगार ले पाएंगे और हम देश को बेहतर मानव बल दे पाएंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह का समझौता करने वाला बिहार देश का दूसरा राज्य बन गया है। सबसे पहले इस तरह का कार्यक्रम कर्नाटक में शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि इस समझौते के बाद बिहार का प्रौद्योगिकी परिदृश्य बदल जाएगा, जब बिहार के युवाओं के लिए बेहतर कौशल और रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। दोस्तों बात करते हैं कि कोरोना महामारी के दौर में एक तरफ जहां दुनिया भर के देशों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर बनाए रखना बड़ी चुनौती रहा है, वहीं बिहार में अर्थव्यवस्था की रफ्तार नहीं थमी। जहां कोरोना के बावजूद भी बिहारियों की आमदनी में इजाफा हुआ है। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है उसमें बिहार के प्रति व्यक्ति आय में इजाफा दिखाया गया है। बीते एक साल के अंदर बिहार में प्रति व्यक्ति आय 1221 रुपये बढ़ा है। दरअसल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीते साल जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया था उसमें बिहार की प्रति व्यक्ति आय 45,071 रुपये थी, जो अब बढ़ करके ये 46,292 रुपये हो गई है। निर्मला सीतारमण ने सोमवार को साल 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है। आर्थिक सर्वेक्षण में बिहारियों की आमदनी बढ़ाने की जानकारी दी गई है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के आंकड़े बता रहे हैं कि पहली लहर बीतने के बाद दूसरे प्रदेशों में फिर से काम करने वाले बिहारी लौट के उन्होंने बाहर जाकर अच्छी कमाई की और बिहार की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में इन्हीं मजदूरों और कामगारों ने बड़ी भूमिका निभाई है। अब आपको बता दें कि बिहार की अर्थव्यवस्था को राज्यों से बाहर रखने वाले और रोजगार के जरिए राज्य में पैसा भेजने वाले लोगों की बड़ी भूमिका रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि महामारी के कारण बिहार के अंदर आर्थिक गतिविधियों में सुस्ती रही है, लेकिन इन्हीं कामगारों ने पलायन के बावजूद भी बिहार की अर्थव्यवस्था को पटरी पर बनाए रखने में बड़ी भूमिका अदा की है। दोस्तों बात करते हैं कि राजधानी पटना के गायघाट शेल्टर होम मामले में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा है कि लड़कियों को नशा देकर के गलत काम करने का प्रयास किया गया है। इसके लिए शेल्टर होम के संचालक पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पप्पू यादव ने कहा है कि बिहार में शेल्टर होम में ऐसी घटनाएं रुक नहीं रही है और जन अधिकार पार्टी इसको लेकर पूरे बिहार में आंदोलन करेगी। पप्पू यादव ने कहा है कि सरकार को जवाब देना होगा कि शेल्टर होम में जो अधिकारी हैं वे बरसों से वहीं क्यों जमे हैं। उन पर कई बार आरोप भी लगते रहे हैं, फिर भी सरकार उन पर प्राथमिकी दर्ज करके जेल में क्यों नहीं डाल रही है। पप्पू यादव ने कहा है कि कई बड़े अधिकारी भी क्या ऐसी घटना में शामिल हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। पप्पू यादव ने कहा है कि जिस तरीके से बिहार में बेरोजगारी है, सरकार युवाओं के रोजगार के लिए क्या कर रही है। पप्पू यादव ने कहा है कि किसानों की जो उपज है उसके लिए समर्थन मूल्य तय होनी चाहिए। साथ ही बिहार में फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी ज्यादा से ज्यादा लगे जिससे कि युवाओं को रोजगार मिले। इन सब बातों पर भी चर्चा होनी चाहिए। पप्पू यादव यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा है कि बिहार को बिना विशेष पैकेज दिए कुछ भी नहीं हो सकता है। पप्पू यादव ने मांग की है कि बिहार को विशेष पैकेज का दर्जा दिया जाए, साथ ही विशेष आर्थिक सहायता भी दी जाए। दोस्तों बात करते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए किसानों के लिए कई अहम घोषणाएं की है। उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग और केमिकल फ्री फार्मिंग को बढ़ावा देने की बात कही है। साथ ही किसानों के खेत के असेसमेंट के साथ साथ न्यूट्रिएंट और कीटनाशक के छिड़काव के लिए ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल करने की भी बात कही गई है। उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट किया जाएगा। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि पहले चरण में गंगा किनारे की किसानों की जमीन 5 किलोमीटर के कॉरिडोर को पहले चरण में चुना जो ऑयल सीड का आयात घटाने की दिशा में काम करते हुए घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने किसानों तक तकनीक पहुंचाने की दिशा में भी काम करने की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने कहा है कि पीपीपी मॉडल के तहत एक स्कीम लाई जाएगी जिससे किसानों तक डिजिटल और हाईटेक तकनीक पहुंचाई जाएगी। यहां तक कि किसानों की खेती के असेसमेंट के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद ली जाएगी। साथ ही ड्रोन के जरिए न्यूट्रिएंट और कीटनाशक के छिड़काव को भी बढ़ावा दिया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तमाम घोषणाएं करने के साथ साथ किसानों की आय दोगुनी करने की भी बात कही है। उन्होंने कहा है कि सरकार साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के अपने लक्ष्य पर अभी भी कायम है। पीएम मोदी ने 4 करोड़ से अधिक किसानों और फिर महिलाओं को सीधे नगद राशि मुहैया कराई है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस ये था। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।